हेलो। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 6 में हिस्ट्री, जिसका अध्याय नंबर है 5। इसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो इसमें 2 वर्ड हैं, एक है किताब। किताब का मीन्स क्या होता है कि एक तरीके से एक इस तरीके का संग्रह जिसमें क्या वो लिपि के द्वारा बहुत सी चीज़ें क्या लिखी गई हों। ठीक, जैसे ये भी किताब है तो इसमें क्या है, ये जो है लिपि है एक, उसके द्वारा क्या कई चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा किताब है। उसके बाद में क्या है कब्र। कब्र क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन्स है जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो वो क्या हो जाती है, एक तरीके से कब्र बन जाती है। ठीक, अब इसमें देखेंगे दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। ठीक है, तो हमारे भारत में जो है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ रहे हैं, जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इनमें से सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है, आपका ऋग्वेद, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं मतलब क्या है कि उस समय में क्या है, भगवान को, ईश्वर के लिए क्या की जाती थी, प्रार्थनाएं। तो उनका संग्रह किया गया है किसमें, ऋग्वेद में। और जो प्रार्थनाएं होती थी उनको क्या कहा जाता था, सूक्त। ठीक, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब कि कोई बात है और वो भगवान को क्या है बताना है कि हमारी ये जो बात है वो क्या है, पूरी कर दी जाए। तो उसको कैसे बोलोगे, अच्छी तरह से बोलोगे। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। तो जो ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको क्या है अलग अलग जो देवी देवता होते थे तो उनको बताने के लिए कि इस देवता से कोई प्रार्थना करनी है तो किस तरीके से की जाएगी। तो उनकी रचनाएं किसमें की गई हैं, आपकी इन ग्रंथों में की गई हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें जो ऋग्वेद है उस समय जो 3 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन कौन से थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि कौन है, अग्नि आग से रिलेटिव देवता थे। ठीक है, आग से रिलेटिव जो देवता है उन्हें अग्नि। इंद्र जो है युद्ध के देवता। ठीक, इंद्र कौन है, युद्ध के देवता। और सोम क्या होता था, एक पौधा। ठीक है, सोम कौन सा है, एक पौधे के देवता है। और ये सोम जो पौधा है उसी से क्या है एक खास प्रकार का जो है पेय बनाया जाता था। जैसे सोमरस नहीं बोला जाता है देवताओं के टाइम पर। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो ये जो है ऋग्वेद वगैरह वो किसने रचे थे, ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सास्वर पाठ और कंठस्थ करवाते थे। तो ये जो वैदिक रचनाएं हुई थी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इसमें क्या किया गया था, इनको लिखा नहीं गया था, बस इनको जो है एक तरीके से आचार्य जानते थे कि ये जो प्रार्थना है और वो अपने शिष्यों को बस कंठस्थ याद करवा दिए जाते थे। इस तरीके से लिखे हुए नहीं मिलते थे कि विद्यार्थियों को लिखा हुआ दे दिया और वो विद्यार्थी उस चीज़ को याद कर लें, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ऋग्वेद में जो भाषा है और ये इसमें जो लिखने का कुछ कार्य है तो उसमें क्या कुछ कार्य महिलाओं के द्वारा भी किया गया है। ऋग्वेद में जो भाषा यूज की गई है वो कौन सी की गई है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तो जो आज के टाइम पर जो संस्कृत है और जो वैदिक संस्कृत है, दोनों संस्कृतों में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आप आज के टाइम पे हिंदी पढ़ते हो तो आज के समय की हिंदी और पहले के समय की प्रारंभिक हिंदी दोनों में क्या बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपका, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। जैसे हम जो अभी पढ़ रहे हैं तो वो क्या लिखी और छापी जाती है। लेकिन जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे, इनको जो है लिखा या छापा नहीं जाता था। इनको तो केवल जो ऋषि मुनि होते थे वो याद करके रखते थे और अपने विद्यार्थियों को एज इट इज उसी तरीके से कंठस्थ करवा देते थे। कंठस्थ मतलब कि बिल्कुल जैसा है उनको याद वैसा ही वो अपने विद्यार्थियों को याद करवा देते थे। नेक्स्ट दिया है संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो जो संस्कृत भाषा है वो कौन सी भाषा कहलाती है, आपकी भारोपीय। भारोपीय मतलब कि भारत और यूरोप, भारत और यूरोप भाषाओं का एक परिवार है जिसके अंतर्गत क्या संस्कृत भाषा भी आती है। ठीक है, भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं। ठीक है,
ये भारत की भाषाएँ थी, उसके बाद में कुछ एशियाई भाषाएँ जैसे फ़ारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएँ जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो इतनी जो भाषाएँ दी गई हैं, वो बहुरूपीय भाषा से जुड़ी हुई हैं। इसी में से कौन-सी भाषा है? एक आपकी संस्कृत भी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। अब इनको एक भाषा परिवार में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनमें जो शब्द थे प्रारंभ में एक किसी भी व्यक्ति या वस्तु को से रिलेटेड कोई शब्द बोला जाता था तो वो लगभग एक जैसा ही होता था। जैसे संस्कृत में माता को क्या बोल रहे हैं? मातृ, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर, और ये तीनों वर्ड क्या हैं? लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है। इसी प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है? भाषाओं का एक दूसरा परिवार भी था, और जो दूसरा परिवार था उनमें जो कुछ उदाहरण है पूर्वोत्तर प्रदेशों में बोली जाती थी, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं रहती थी। इसी तरीके से दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो भाषाएं थी ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती थी। ठीक है। जबकि जो झारखंड है और मध्य भारत है वहाँ पर कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, उनको बोला जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषा। जैसे कि जो झारखंड में भाषाएं बोलते हैं उनको क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिया है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब ऋग्वेद जो है ना तो कहीं पर लिखा गया था उस टाइम पर जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, और ना ही मतलब कि किसी प्रकार से शिलाखंड वगैरह पे उसको कोई रह गया, तो फिर किस प्रकार से इतिहासकार जो है अध्ययन करेंगे उसका। तो इतिहासकार क्या होते हैं? जैसे पुरातत्ववेत्ता होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी स्थान पर जो भी कोई अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं उनका अध्ययन कौन करता है? पुरातत्वविद। और इतिहासकार जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किन्हीं स्थानों से मिली हुई विभिन्न चीज़ों का तो वो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ से अगर किसी प्रकार से कोई लिखित स्रोत भी मिलता है तो वो क्या है? इतिहासकार उनका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में उपयोग में हुए। अब वार्तालाप के रूप में उपयोग में हुए हैं और उनका जो है किस प्रकार से इतिहासकार जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो ऋग्वेद की जो है उनको प्रारंभ में तो लिखा नहीं गया, लेकिन जो लगभग आज से 200 साल, 150 से 200 साल पूर्व जो है ऋग्वेदों को रचना की गई, रचना नहीं सॉरी, उनको लिखा गया। ठीक है। संग्रहित किया गया। तो इन्हीं संग्रहित रचनाओं को देखकर इतिहासकार जो है ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ में जिनको ऋग्वेद अब उस समय तक याद रहा हो उनसे जो है वो जो बोलकर बताते उस प्रकार से भी ऋग्वेद के बारे में उन्हें मालूम पड़ता है। ठीक है। अब ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, तो यहाँ पर क्या है? ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना दिया हुआ है। पांडुलिपि आप जानते ही हो, पांडुलिपि उसको बोलते हैं जो कि हाथ से लिखा जाता है। ठीक है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये क्या है? एक भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पांडुलिपि है जो कि कहाँ मिली है? कश्मीर में मिली है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो लगभग आज से कितने टाइम पहले? 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले छापा गया या लिखा गया था। ठीक है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। अब ये पांडुलिपि देखकर इसे समझ के इसमें क्या लिखा है और फिर अंग्रेजी अनुवाद कर दिया गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक। अब भिन्न-भिन्न जो ऋग्वेद है, सामवेद है, ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अब उनमें किस प्रकार से क्या लिखा गया है उसका एक जो है उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। एक ऋषि विश्वामित्र और नदियों के बीच में वार्तालाप यहाँ पर दी गई है। किस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र नदियों से वार्तालाप कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, रास्ता मांग रहे हैं अपने लिए, तो वो इसमें दिया हुआ है, वो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है। तो ऋग्वेद में मवेशी बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों को प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में क्या है कि जो मवेशी मतलब कि जैसे कि गाय,
भैंस इस प्रकार से। और पुत्रों, बच्चों में भी कौन? पुत्र खासकर। और घोड़ों की प्राप्ति के लिए क्या अनेक प्रार्थनाएँ हैं। घोड़ों का उपयोग किस लिए किया जाता था? रथ खींचने के काम में लाया जाता था। और लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाइयों में मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है? ज़मीन के लिए क्यों लड़ी जाती थी कि उस समय के जो व्यक्ति थे उनका जो रहने का जो प्रचलन था उसमें क्या किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मवेशी वगैरह वो लोग पालते थे। अब इस वजह से क्या होता था कि उनको चारागाह चाहिए, तो चारागाह के लिए भी वो लोग क्या करते थे? लड़ाइयाँ लड़ते थे। जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता था। अब या फिर ऐसी ज़मीन पे भी वो ज़मीन के लिए भी लड़ाई लड़ते थे, जो कि कैसी हो? उपजाऊ। और उपजाऊ होगी और किसी दूसरे के नियंत्रण में होगी तो वो उसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ते थे। कुछ लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थी वो क्या है? लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी, ठीक है? युद्ध में जो जो भी धन जीता जाता था, तो वो क्या किया जाता था कि पुरोहितों में उसका कुछ हिस्सा पुरोहितों में दिया जाता था और कुछ हिस्सा सरदार खुद रख लेता था। मतलब जो युद्ध लड़ने गया था, तो उनमें जो प्रमुख व्यक्ति था, सरदार था या राजा, वो स्वयं रख लेता था। और जो शेष धन बचता था, वो उनको क्या कर दिया जाता था? लोगों में बाँट दिया जाता था। उसी में से कुछ धन का उपयोग किस लिए किया जाता था? यज्ञ करने के लिए। जैसे युद्ध हुआ, विजय प्राप्त हुई, तो फिर उस विजय प्राप्त में जो धन मिला है, उससे यज्ञ किया जाता था, ठीक है? अब इसने यज्ञों में क्या किया जाता था? देवी देवताओं की आहुतियाँ दी जाती थी, ठीक है? अब इन आहुतियों में घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, ठीक है? अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। अब जो युद्ध होते थे उनमें क्या पुरुष ही भाग लेते थे और साथ ही साथ में कोई स्थायी सेना नहीं थी। सेना नहीं थी तो क्या होता था कि लोग जो है सभाओं में मिलते थे उस समय। सभाएँ होती थी, वहाँ मिलते थे और देखते थे युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है? और सलाह-मशवरा करते थे और जो लोग थे वो अपना जो सरदार चुनते थे, तो वो अधिकतर किसको चुनते थे? जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, ठीक है? लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब उस समय पर जो लोग थे, तो कुछ शब्द होते थे जिनसे विशेषता मालूम पड़ती थी कि ये व्यक्ति किस प्रकार से है, कौन है, ठीक है? तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है, ठीक है? तो ऋग्वेद में भी क्या है कि कुछ विशेष शब्द बोले जाते थे जिनसे पता चलता था कि व्यक्ति कौन है। जैसे एक शब्द होता था पुरोहित। पुरोहित का मतलब है ब्राह्मण से, ठीक है? उस समय क्या है, जो ब्राह्मण व्यक्ति होते थे उनके लिए शब्द उपयोग में लिया जाता था पुरोहित। इसी प्रकार से दूसरा शब्द था राजा। तो राजा जो है एक तरीके से जैसे अभी के टाइम पे जो राजा होते थे तो उस प्रकार के राजा नहीं रहते थे पहले। पहले जो है ना तो वो बड़े-बड़े महलों में रहते थे, वो ना उनकी ख़ास राजधानियाँ बनाई जाती थी और ना इस प्रकार से होता था कि जैसे राजा की मौत हो गई तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, नहीं। पहले के जो राजा होते थे वो नॉर्मली रहते थे, लोगों को जो है गाइड ज़रूर करते थे, लेकिन अगर वो मिसगाइड करेगा राजा या अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो उस राजा को हटा भी दिया जाता था, ठीक है? नेक्स्ट इसी में दिया है, जनता या पूरे समुदायों को 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक शब्द होता था जन, ठीक है? एक शब्द कौन-सा होता था? जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में भी होता था। दूसरा शब्द था वैश्य, ठीक है? जनता के लिए। एक जन या वैश्य भी बोला जाता था उन्हीं को, ठीक है? अब ऋग्वेद में वैश्य और जनों के नाम मिलते हैं। और इस ऋग्वेद में जो है ना वैश्य शब्द नहीं लिया गया है और उसको मूलतः बोला गया है विश, ठीक है? अ, ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो मैं इनमें से कोई नाम ये रहने दीजिए। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी-कभी खुद को आर्य कहते थे। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएँ वगैरह लिखी गई है वो खुद को क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे। और जो इनके विरोधी होते थे मतलब जो इनके द्वारा लिखी गई प्रार्थनाओं को नहीं पढ़ते थे या इनके अकॉर्डिंग पूजा पाठ नहीं करते थे उनको वो लोग क्या बोलते थे? दास या दस्यु, ठीक है? जो आगे चल के
जो है इस दास का मीन्स क्या हो गया, दास का उपयोग गुलामी के लिए करने लगे फिर। मतलब कि जो व्यक्ति युद्ध में जीत कर लाए जाते थे फिर उनके लिए क्या दास वर्ड का यूज़ करने लगे। पहले दास वर्ड का यूज़ किस लिए किया जाता था, उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग रहते नहीं थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, उनको दास कहा जाता था और बाद में गुलामों के लिए दास वर्ड का यूज़ होने लगा। ठीक है। जिस युग में अब उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा है, ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी टाइम पे क्या है, दूसरी जगह पर अन्य वर्क हो रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब क्या होता है बड़ा और पाषाण मीन्स क्या होता है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीनों से लगाए गए थे। तो क्या हुआ कि जो जिस टाइम पर जो है आपके भारत में ऋग्वेदों की रचनाएं हो रही थी, उसी टाइम पे क्या है कि भारत के दूसरे क्षेत्र थे जहाँ पर क्या है कि अलग ही तरीके की जो है संस्कृति थी। वहाँ के लोग क्या करते थे कि लोगों को जो है मौत होने के बाद में उनको बड़ी बड़ी कब्रों में क्या दफना दिया करते थे। उन कब्रों के चारों साइड में वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर लगाते थे। इसलिए उनकी जो संस्कृति है उससे रिलेटिव जो इतिहास है उसको क्या बोला गया है, महापाषाण। महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर यूज किया गया है इसलिए महापाषाण। ठीक है। अब ये जो है महापाषाण कब्रें, इनको क्या बोल रहे हैं, महापाषाण कब्रें। समझ में आ गया होगा, महा मतलब बड़े पत्थरों वाली कब्रें बनाने की प्रथा लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन में दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इन क्षेत्रों पे जो है इस प्रकार की कब्रें बनाई जाती थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल चित्र नंबर 2 में दिखाए गए हैं। अब जो चित्र नंबर 2 है वो आपका कहाँ पर दिया है, पेज नंबर 14 में। ठीक है, क्लास 6 की बुक में ही पेज नंबर 14 में दिया गया है। ठीक। अब नेक्स्ट दिया है इसमें यहाँ पर, कई बार पुरातत्वविदों को बुलाकर सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। तो पुरातत्वविदों को क्या मिला है कि किसी जगह पर वो खोजने जाते हैं तो उन्हें गोलाकार पत्थर मिलते थे ग्रुप में ऊपर, या फिर एक सिंगल पत्थर मिलता था गोल। तो उससे क्या है, इनको मालूम पड़ता था कि ये जो पत्थर है यहाँ पर, तो जरूर इसके नीचे क्या होगा, एक कब्र होगी। ठीक है। अब इसमें देखेंगे जैसे ये कब्र के बारे में दिया है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत या सवादान या शिष्ट कहा जाता है। ये जो कब्र बनी हुई है ऊपर, ठीक है, इसको यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट हॉल है। तो ये शिष्ट है, ये क्या है आपकी कब्र है, इसमें क्या है एक हॉल है, इसको क्या बोला गया, पोर्ट हॉल। ठीक। बड़ा सुराग जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। अब ये पत्थर से क्या कमरे बनाए गए हैं देखोगे, इसमें तो चारों साइड में बड़े बड़े पत्थर, नीचे पत्थरों से कमरे बना दिए और अंदर क्या है बड़े बड़े पार्ट से लगा दी। अब इसके अंदर अगर जाना होगा तो कैसे जाते थे, यहाँ से आते होंगे और इस सुराग में से इसके अंदर प्रवेश कर जाते होंगे। ठीक है। इन सब कब्रों की कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो इस टाइम की जो कब्रें हैं उनको, उनमें अगर किसी को दफनाया जाता था तो क्या है, खास तरीके के मिट्टी के बर्तन भी उनके साथ में रखे जाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो उनका रंग कैसा होता होगा, लाल और काले। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, कब्र में ही क्या मिले हैं, लोहे के औजार, हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल भी, और सामान तथा पत्थर तथा सोने के गहने मिले हुए हैं। ठीक है। अब इसमें से कुछ जो औजार मिले हैं वो यहाँ पर दिए हैं। जैसे ये क्या है, कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर है लोहे घोड़े के लिए सामान। ये कौन से, घोड़े के लिए सामान उपयोग में आते होंगे। ये कुल्हाड़ी दी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक खंजर। ठीक। नेक्स्ट दिया है लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। अब सामाजिक असमानता के बारे में कैसे मालूम पड़ता है कि जो उस समय के जो व्यक्ति थे तो उनको जब दफनाया जाता था तो दफनाने के समय में क्या है कि जो व्यक्ति जितना समृद्धशाली होता था तो उसके साथ में क्या कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखी जाती थी। जैसे व्यक्ति की एक कब्र मिली है तो उस व्यक्ति की कब्र के साथ में 33 सोने के मन के मिले हैं और विभिन्न प्रकार के क्या मिले हैं, शंख पाए गए हैं। ठीक है। और दूसरे
कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जिस कब्र के साथ में 33 सोने के मन के हैं, तो वो व्यक्ति कैसा रहा होगा, थोड़ा समृद्धशाली। और जिसके साथ में केवल मिट्टी के बर्तन है, वो कैसा रहा होगा, एक कमजोर व्यक्ति रहा होगा, गरीब व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, इससे मालूम पड़ता है कि लोग गरीब और अमीर हुआ करते होंगे। ठीक है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। ठीक, इसमें क्या दिया है कि कुछ कब्रगाह में क्या है कि एक से ज़्यादा क्या मिले हैं, कंकाल। तो मीन्स क्या हुआ कि हो सकता है वहाँ पर एक ही परिवार के व्यक्तियों को अलग अलग समय में दफनाया जाता होगा। जिस समय जिस व्यक्ति की मौत हुई उसको दफना दिया, जैसे ये कब्र है। अब इसमें एक व्यक्ति की किसी की मौत हुई, यहाँ दफना दिया। फिर उसके बाद में पता चलता है कि 10 साल बाद किसी दूसरे व्यक्ति की उसी परिवार में मौत होती है, तो फिर इसी रास्ते से लाकर फिर उस दूसरे को दफना दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या मालूम पता पड़ता है कि कुछ परिवार उस समय कुछ खास परिवार रहे होंगे जिनके लिए इस तरीके की दफनाने की प्रक्रिया अपनाई गई होगी। ये सारी प्रक्रिया कहाँ पर, भारत की जो भारत में मिली हुई कब्रें हैं उनके लिए। और ये कब्रों को क्या बोला गया है, महापाषाण कब्र। ठीक, ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। अब लोग कैसे समझेंगे कि ये जो है कब्र हमारे परिवार की थी, तो हम इसमें जाके जो है दफनाए, तो वो क्या ऊपर से क्या बनाते थे, गोलाकार पत्थर रख देते थे। ठीक, और किसी कोई व्यक्ति बांध में मरता है तो उसे कब्र में लाने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, पोर्ट हॉल का। जो वो सुराग नहीं है, वो बड़ा सा कब्र में जाने के लिए, उस सुराग का यूज़ किया जाता था दूसरे व्यक्ति को दफनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। आप जो है इसी में पेज नंबर 14 पर एक वो देखोगे मानचित्र, उसमें आपको इनाम गांव मिल जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह। तो जो इनाम गांव है वो क्या है, एक भीमा नदी है महाराष्ट्र में, उसकी सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, इनाम गांव। यह जगह इस जगह पर लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढों में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। तो यहाँ पर जो वयस्क लोग होते थे उनको सीधा लिटा के दफना देते थे, और सिर उनका किस तरफ होता था, उत्तर में। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ठीक है, और ऐसे बर्तन जिनमें वो खाना खाते हो, पानी पीते हो, दफनाए गए सबों के साथ में रख दिए जाते थे। अब इसी में एक दिया गया है, एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया है, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में। ठीक है, पहले क्या उसे मिट्टी के बड़े से संदूक बनाया गया, उसमें रखा गया, फिर उसके बाद में क्या उसको जो है कब्र में दफना दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर में मुड़े हुए थे। अब इतनी चीज़ें मतलब उसके साथ में कर रहे हैं कि उसको स्पेशल तरीके से दफनाया जा रहा है, बहुत सी चीज़ें उसके साथ में रख रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो व्यक्ति रहा हो, तो वो और साथ ही साथ में वो कहाँ पर मिली है कब्र, इनाम गांव के पूरे गांव में से सबसे बड़े गांव में मिली है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति क्या उस जगह का सरदार रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट दिया है क्या बताते हैं हमें कंकाल। तो कंकाल हमें क्या बताते हैं कि जैसे कंकाल की खोज होती है, तो उसमें जो है एक तो कंकाल के साइज़ के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि ये किसी बच्चे का कंकाल है या किसी वयस्क का या किसी वृद्ध का। ठीक, साथ ही साथ में लेकिन एक प्रॉब्लम जो होती है कि जैसे बच्चों का कंकाल तो खैर छोटा होगा, लेकिन छोटा होने के बाद में वो किसी लड़के का कंकाल है या लड़की का कंकाल, ये जानना क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, जिसको क्या केवल वैज्ञानिक रूप से ही पता किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि जैसे अगर कोई वयस्क है, तो उसमें जो है वो किसी औरत का कंकाल है या किसी पुरुष का। तो ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि जैसे जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी, बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों की तुलना में कैसा होगा, ज़्यादा बड़ा। तो इस प्रकार से कूला अगर किसी कंकाल में बड़ा है तो समझ में आ जाएगा कि वो कंकाल किससे रिलेटिव है, महिला से। और जो कंकाल जिस कंकाल का कूला नॉर्मल होगा वो किसका होगा, पुरुष का। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो उस समय के लोग जो है क्या काम धंधे करते थे, वो लोग खेती करते थे, क्योंकि इस प्रकार से जो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इनके क्या है यहाँ पर बीज मिले हुए हैं। ठीक है, कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं और हड्डियों में काटने के निशान भी है, जिससे ये क्या पता पड़ता है कि ये लोग क्या है, इनको खाते भी थे जानवरों को। ठीक है, और पालने में
ये लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, इनको क्या करते थे, ये लोग पालते थे। ठीक है, और साथ ही साथ में बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियां एकत्रित किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका अन्यत्र। अन्यत्र में जो है, इसमें आपको चीन में जो अ, उनके जो पुराने इतिहास के बारे में लिखा गया, उसके बारे में दिया गया है, तो इसको आप स्वयं से पढ़ना। ठीक है।